कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने YouTube चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने फिर से एक बार पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। अपने एक नया टाइप, नया पैटर्न के साथ आपके सामने आया हूं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है भली भांति जो है आने वाला जो टाइप है, आने वाला जो क्वेश्चन है उसको आप समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल मैंने पढ़ाया था कि 50 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा जब तक बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 10th क्लास का है, उससे पहले जितना भी दिन है वो मैंने ये आपके बारे में ये सोचा है कि जितना भी दिन अभी बच रहा उस दिन में कुछ अलग अलग कंटेंट दूं, वैसा वैसा क्वेश्चन को मैं अपने से चूज करूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो काफी इंपॉर्टेंट हो, जो आने के चांसेस ज्यादा हो, वैसे वैसे क्वेश्चन को सोच रहा हूं कि आपके सामने रखूं और खुद मैं डील करूं और आप उसे समझें और फिर बाद में उस पर आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो उस अंदाज में बात कर रहा हूं कि जैसे कहने का मतलब है कि वैसा मतलब क्वेश्चन मैं लाने का कोशिश कर रहा हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ना ज्यादा हार्ड होगा ना ज्यादा लो होगा, मीडियम क्वेश्चन भी होगा और थोड़ा बहुत हार्ड भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत जो है आपको लो भी देखने को मिलेगा, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन होगा और एक अलग मैथ का एंजॉय करते हुए हम सारी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं जिस तरह से 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था, कल हम लोगों ने करीबन 5 या 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी 9 क्वेश्चन तक लगभग पढ़ लिए थे। आज कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के फिर से एक बार अपील है कि आप किसी तरह का आपके माइंड में कोई अगर बात है, कोई टेंशन है तो फिर से उसे किराए पर दे दें। फिर से कोई खाली जगह अगर आपके घर में हो तो कुछ पल के लिए वहां रख लें और आप मेरे साथ 1 घंटा 40 मिनट जो आपका कीमती वक्त है वो मुझे दे दें। यकीनन मैं इसमें कुछ आपको देने वाला हूं, कुछ आपको सरप्राइज करने वाला हूं और वह सरप्राइज एक अच्छी सोच होगा, मैथ के प्रति एक अच्छा कंटेंट होगा, मैथ के प्रति एक अच्छा बेस होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी अच्छे ढंग से तैयार होंगे। चलिए बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो पूरा हो जाइए तैयार क्योंकि पूरी तरह से आज 40 क्वेश्चन शायद हो जाएगा और पार। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने उसका लिस्ट निकाला था जो कल मैंने पढ़ाया था, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बच रखा है, उसे मैं बताने जा रहा हूं। आइए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, मैंने कल लास्ट क्वेश्चन जो बताया था कि माध्य से रिलेटेड बताया था और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं हम, यदि क्या देख रहे हैं, यदि ट्रिगो का क्वेश्चन है 3 अल्फा बराबर 90, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है भाई मेरे, तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करें यानी साइन अल्फा बराबर भाट। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 90 तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, उससे पहले एक बात और समझ लो कि जिस तरह से मैं हिंदी वाले शब्द बोलकर आपको पढ़ाता हूं तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि चाहे वो इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे CBSE हो या बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, किसी तरह का मैथ पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि मैथ जो होता है सिर्फ डिफरेंट होता है इंग्लिश बोर्ड वाले में लैंग्वेज में, कि जब लैंग्वेज होता है तो बिहार बोर्ड वाले को लैंग्वेज वाला इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर होता है जिसके कारण समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर बेसिक की बात करें, अगर कंटेंट की बात करें, अगर प्रॉब्लम को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे प्रोसेस की बात करें तो सब एक होता है। इसलिए अगर आप CBSE वाले बोर्ड भी हैं तो भी आपको मेरा क्लास अगर आप कर लोगे तो आपको फायदा ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं बिहार बोर्ड वाला पढ़ाता हूं, मैं बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ाता हूं तो आपका मैथ बिल्कुल अलग नहीं। सबका मैथ जो होता है, बेस जो होता है सभी का मिलता जुलता होता है और वही बेस पर पूरी तरह से मैथ का पैटर्न आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोनों बोर्ड वाले बच्चे से कि अगर आपको मेरा चैनल मिल जाए, मेरा वीडियो मिल जाए मैथ का, तो अगर आपकी जानकारी कम है मैथ में या आप जो तैयारी कर रहे हो 10th क्लास का और चाहते हो कुछ अच्छा आपको बेस मिले तो आप मेरा चैनल जो है जरूर देखें, कुछ आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि जिस तरह से कल 9 या 10 क्वेश्चन मैंने बताया था, कुछ आगे का क्वेश्चन बच गया था जिसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि 3 अल्फा बराबर 90 है तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। आपके साथ ऑप्शन में बहुत कुछ दे देगा, वहां पर बी ऑप्शन देगा, सी ऑप्शन देगा, डी ऑप्शन देगा। ठीक है, ए बी सी ऑप्शन आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा और उस ऑप्शन में आपका बहुत कुछ
देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि पहला अगर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन अगर दे दे तो आप उससे डरे नहीं। यहाँ पर आपको दे देगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दे सकता है √3/2 दे सकता है, फिर 2/√3 दे सकता है, फिर नॉन ऑफ दिस हो सकता है। ठीक है, इस तरह का इसका ऑप्शन है। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं भाई मेरे, आप मेरे साथ लगे रहे। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि आप मेरे पॉइंट पर समझे। भले ही मैं 5 क्वेश्चन बताता हूं लेकिन आपको 50 क्वेश्चन का कंसेप्ट दे दूंगा। ये मुझे पूरी विश्वास है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं 50 क्वेश्चन तक लेके चला जाऊंगा बहुत आसानी वे में। यदि आपके सामने पहले चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, हल लिखते हैं। चूंकि मेरे पास क्या कंटेंट है, मेरे पास प्रश्न से 3α बराबर 90 है। 3α बराबर कितना 90। तो इस तरह से जब रहे तो यहाँ पर हम काट देते हैं। क्या कहते 3 को जब 30 बार में करेंगे तो 90 कट जाएगा, यानी अल्फा जो बराबर आ गया 30 आ गया। अल्फा बराबर कितना आ गया भाई मेरे 30 डिग्री आ गया, क्योंकि 90 डिग्री में था तो यहाँ भी बचेगा क्या डिग्री में। अब अल्फा सोचोगे क्या, जिस तरह से मैंने बताया था भाई मेरे, ट्रिगो का जो ठिट्ठा होता है वहां पर अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, या अन्य कोई और भी सिंबल होता है। इससे आप हदियाए नहीं, इससे आप घबराए नहीं। ठीक है, यदि अल्फा बराबर 30 डिग्री आ गया तो आपके पास क्या है, तो इसलिए साइन अल्फा, इसलिए क्या है साइन अल्फा। भाई मेरे जब साइन है, अल्फा का वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे। अब साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, ट्रिगो फंक्शन आप जब पढ़े होंगे, ट्रिगो वाले पार्ट जब मतलब जो पूरी तरह से एक्सप्लेन के साथ पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, आपके टीचर ने बताया था, या मैंने भी जो वीडियो डाला है ट्रिगो पर से रिलेटेड उसमें भी पूरी तरह से सूत्र का एक अलग कंटेंट दिया है। जितना भी ट्रिगो का सूत्र होता है सारा सूत्र मैं लिखा दिया। तो मालूम है कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है भाई मेरे वो 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। इतनी बात का तो नॉलेज आपको भी होगा, आप भी जानते होंगे। चलिए ये क्वेश्चन का आपके सामने जो आंसर रहा भाई मेरे वो 1/2 आ गया, यानी साइन अल्फा का वैल्यू जो निकला है 1/2। इस तरह से आपके सामने पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी वे में मैंने बना दिया, कहीं भी किसी तरह का इसमें कोई डॉट नहीं रहा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा आगे तक ले के जाएंगे, जल्दीबाजी करेंगे, आप लोग साथ दें, लेकिन जल्दीबाजी वैसा ना करेंगे जो आपके माइंड में ना समझ में आए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं भले ही 5 पढ़ाऊंगा लेकिन जब तक 5 आप समझोगे नहीं मैं उसके छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है भाई मेरे। आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग में क्या है, रैखिक समीकरण युग में, रैखिक समीकरण युग में है। ठीक है, ये कोई जोड़ा है समीकरण का युग में क्या है, पहला 5x है प्लस 2y है इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, और उसके बाद है 16 है। फिर आगे चल के हम देखते हैं क्या कि 7x माइनस 4y बराबर जो भाई मेरे 2 है के हल है, के हल हैं। अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर y बराबर भाट, यानी इस समीकरण को दिया हुआ आपके पास जो है इक्वेशन दे रखा है और उस इक्वेशन की सहायता से, उस इक्वेशन की हेल्प से आपको वैल्यू हल करना है। इस पूरे इक्वेशन को हल करना है। हल करने का मतलब हुआ कि x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई मेरे, हल करने का मतलब x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपके सामने इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आप जब बनाना स्टार्ट करते हो यहाँ पर मैंने हल दिया। अब आपके सामने जो कंटेंट है दिया हुआ 5x प्लस 2y इज इक्वल टू भाई मेरे 16 है, इज इक्वल टू क्या है 16 है। उसके बाद क्या दे रखा है कि 7x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना भाई मेरे 2 है, इज इक्वल टू कितना 2 है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास कंटेंट है, ये टर्म है, और इसकी सहायता से x का मान ज्ञात करना, इसकी सहायता से y का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, आप टेंशन नहीं ले। देखिए समीकरण को हल हम लोग कैसे करते हैं, ये जब हम लोग एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन ऐसा पढ़ेंगे, ऐसे मतलब पूरी तरह से ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे वो बात को, वो चैप्टर को। हम इसको कैसे बनाएंगे वो चीज को आपको मैं समझा रहा हूं। आपके सामने इस तरह का पहला चेहरा आया, दूसरा चेहरा ये आया। हम क्या करते हैं कि ऐसे फॉर्म को हम इक्वेशन फर्स्ट में डिनोट करते हैं और इस तरह का इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। यहां तक तो मानने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यानी इस वे को, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा कंसेप्ट लगाया
लगाएंगे, ऐसा ऐसे इस ताले को खोलना है तो ऐसा चाबी देना पड़ेगा, यानी ये पहला इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा, दूसरे को सेकंड मानना पड़ेगा। भाई मेरे इतनी बात तो आप समझ गए, यहां तक आपको कर लोगे। लेकिन अब अब बात ये करना है कि x और y का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब यहां पर गौर करो, यहां पर आप ध्यान दो मेरे साथ, कुछ बने रहो, लगे रहो। यहां पर देखो, यहां पर पॉजिटिव साइन है, यहां पर निगेटिव साइन है, यहां पर पॉजिटिव साइन है, यहां पर निगेटिव साइन है, यहां पर पॉजिटिव साइन है, यहां पर निगेटिव साइन है। तो इक्वेशन का रूल कहता है, इक्वेशन का रूल कहता है जब दो इक्वेशन के बीच पॉजिटिव और निगेटिव का साइन हो, जब दो इक्वेशन के बीच पॉजिटिव और निगेटिव का साइन हो, तो वैसे स्थिति में दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, वैसे स्थिति में दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ऑलरेडी एक जो क्वेश्चन है, एक जो मतलब क्या कहता है अलजेब्रिक फंक्शन है, वो अपने आप कट जाता है। वो क्या होता है, कट जाता है। यानी देखो कैसे होता है, अगर आपके पास जो है पूरी तरह से कंटेंट आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहला साइन तो है पॉजिटिव, एक निगेटिव है, तो मेरे माइंड में तो लॉक हो गया, सिर्फ काम एक मेरे पता चल गया इसका आंसर, कि इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर तक पहुंचते हैं। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन की इक्वेशन को ध्यान देंगे, तो यहां पर जोड़ेंगे तो कब करेंगे कि जब किसी भी एक एक्स वाले वैल्यू को या वाई वाले कोफिशिएंट को या एक्स वाले कोफिशिएंट को हम बराबर करने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट में एक्स का गुणांक 5 है, इसमें एक्स का गुणांक 10 है, 7 है, सॉरी इसमें एक्स का गुणांक कितना, 7 है। तो हम कोशिश करेंगे भाई कि किसी तरह के एक्स के गुणांक को, एक्स के मल्टीपल को, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या होगा कि हम उस कंडीशन में ना भागा देंगे, ना जोड़ेंगे, ना घटाएंगे। इक्वल तभी करेंगे जब उसमें मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल, कोई भी डिजिट से, कोई भी अंक से मल्टीपल करेंगे। अब भाई मेरे यहां पर x को मेरे को हटाना है या y को हटाना है, तो ऐसे कंसेप्ट में हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर 2 है, 2y है, यहां पर क्या है, 4y है। तो हम कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 गुना y, 2 गुना, इसमें y कितना गुना, 4 गुना है। तो हम किसी तरह से अगर y को 2 गुना कर देंगे तो हम ये पूरी तरह से इक्वेशन सेकंड का y वाला रूल फॉलो कर जाएगा। कहने का मतलब है कि इक्वेशन सेकंड का जो y का कोफिशिएंट है ये इतना बराबर हो जाएगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट मल्टीपल 2 और बीच में इस तरह का प्लस माइनस का साइन है, तो जोड़ने वाला साइन है, बता दिया। और यहाँ पर फर्स्ट -2 और क्या करते हैं, सेकंड से, फर्स्ट -2 और सेकंड से, बीच में प्लस का साइन का मतलब बता दिया कि आप इक्वेशन को जोड़ रहे हो। यहां पर आप अगर मल्टीपल दिया तो आप बताया ये जा रहा है, इंडिकेट हमने कर दिया कि इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। भाई मेरे जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से गुना किया, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो अब इक्वेशन का चेहरा इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। पूरे टर्म को गुना करना, ना कि यहां पर x और y के कोफिशिएंट को गुना करना, नहीं, पूरा जो टर्म में यहां से लेकर यहां तक में आपको गुना करते हुए चल रहा है। अब यहां पर 16 दूनी क्या हो गया भाई मेरे, 32 हो गया। अब यहां पर 16 दूनी 32, इक्वेशन सेकंड को छेड़छाड़ हमने नहीं किया, कुछ भी ना किया, जैसे है वैसे लिख दिया। या हम यहां पर 1 से गुना भी कर सकते हैं, लेकिन ना भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन जस्ट का तस रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन है कितना भाई मेरे, 7x है, उसके बाद कितना -4y है, इज इक्वल टू कितना है, 2 है। इस तरह का टर्म तो दिख गया आपको, यानी जो रूल था उस रूल के हिसाब से हमने बना दिया। हम जा रहे हैं कहां, हम जा रहे हैं x और y पास, हम निकाल रहे हैं क्या, x और y का वैल्यू। अब बीच में क्या देंगे, एक लंबा लाइन देंगे, एक क्या देंगे, लंबा लाइन देंगे, ठीक है। जब लाइन दे दिया तो हमने बोला था कि पॉजिटिव निगेटिव रहे, जोड़ का साइन दे देंगे। उस स्थिति में पॉजिटिव निगेटिव जब एक राशि हो, एक संख्या हो और साइन प्लस और माइनस को हो, तो ऐसे ही कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आसानी में जो रूल मैथ का होता है उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अब हम जब जोड़ रहे हैं तो यहां पर तो साइन बदलेगा नहीं, क्योंकि जब जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो 10 और 7 में जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, x हो जाएगा भाई मेरे। 32 और 2 जोड़ेंगे भाई मेरे तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है, यानी x का मान कितना निकाला भाई मेरे, 2 निकाला। अभी हमने सिर्फ x का मान निकाला है, अभी हमने x का मान निकाला। मेरे निकालना कौन चीज है, x और y दोनों। अब y कैसे निकालेंगे वो आप मेरे साथ देखो। अब यहां पर
लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि सर जी सेकंड में क्यों ना रखें। तो भाई मेरे चाहे सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखो, आप x और y का ही मान निकालोगे। सेकंड में रखने पर भी वही आएगा और फर्स्ट में रखने पर भी वही आएगा, लेकिन आसानी कंसेप्ट लगता है इसलिए हम बने में रखना आसान समझते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट का चेहरा तलाश करेंगे। पता ही चला कि समीकरण फर्स्ट का माने थे हम लोग, क्या माने थे 5x + 2y = 16। हम जस का तस इसमें लिख देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 5x + 2y = कितना हो गया भाई मेरे 16 हो गया। हमने मान किसका निकाला है भाई x का ना, तो इसके इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे 5 है, अब x का मान कितना निकाला 2 निकाला, तो इसमें 2 रख देंगे और इस तरह से y को छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि x के सहायता से यानी x का मान रख के मुझे y का मान निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करें 2y कर दें = 16 हो गया। अब 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई मेरे तो 10 होगा और 2y हो जाएगा = 16 हो जाएगा। y वाले राशि को एक तरफ रखा, विदाउट y वाले को हम लोग एक तरफ, ये 16 था माइनस इस साइड इक्वल की इस साइड आया 10 आ गया। 10 16 में से 10 चल जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब ये 2y हो गया, 2 तिहाई कितना होता भाई मेरे 6 होता, 2 तिहाई कितना होता 2 तिहाई 6 होता। अब y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। पता ही चला, क्या चला, पता ही चला कि x = 2 और y = 3, यानी यही चीज मुझे निकालना था और यही चीज निकाल लिया अगर हमने तो पूरी तरह से रैखिक समीकरण युग में जो है इसको हमने हल कर दिया और हल करके आपके सामने जो वैल्यू आया भाई मेरे ये इसका फाइनल वैल्यू है। अब आगे प्रोसेस नहीं चलेंगे क्योंकि आगे इसके आगे कोई क्वेश्चन में चर्चा है ही नहीं, क्योंकि मुझे जानना क्या है, निकालना क्या है x का मान और y का मान। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को भली भांति आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। आप इस आधारित और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए या प्रैक्टिस में आ जाए या बुक में आ जाए तो आप आसानी ढंग से बना दोगे जो कंसेप्ट मैंने दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तलाश करते हैं अगला क्वेश्चन है क्या, उसे देखेंगे। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें। आपका ये 1 घंटा, आपका ये 40 मिनट कुछ आगे कहने वाला है, कुछ आगे करने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपका 1 घंटा बर्बाद होने दूंगा, मैं आपका 40 मिनट बर्बाद होने दूंगा। मैं अपने क्लास को आपसे बिल्कुल जो है मतलब बोर होने दूंगा, ऐसा मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, कितना मेहनत करना पड़े। आपके सामने आप क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। वो आपको जियोमेट्री से है। त्रिभुज ABC तथा क्या है भाई मेरे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप है। इतनी बात समझ में आया। एवं क्षेत्रफल जो है भाई मेरे, एवं क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एवं और आगे जो है त्रिभुज यानी एवं एरिया ऑफ त्रिभुज जो है अगला का जो दिए हुए है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है भाई मेरे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात होगा। ठीक है, इतना पहले हम लोग जाने दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, सबसे ये क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री टर्म से, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और वहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, इसका कंसेप्ट का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज का बात है, समरूप है। समरूप का मतलब यह हुआ कि दोनों का रूप एक है, दोनों का आकार समान है। ठीक है, एवं क्षेत्रफल का मतलब एरिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है
और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? भाई मेरे ऐसा क्वेश्चन ज्योमेट्री वाला जो क्लास होता है, ज्योमेट्री का जो चैप्टर होता है, वह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे मालूम है कि करीबन जो है 100% में से 90% या 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे चैप्टर से बड़ी दूर भागते हैं, क्योंकि इसमें उनका कंसेप्ट ही काम नहीं करता है। उनमें इसमें ये वाले चैप्टर में माइंड ही तो कुछ एब्सेंट हो जाता है। कुछ ये चैप्टर हर बच्चे को काफी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आइए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे ऐसे चैप्टर को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आइए मैं आपको इस तरह से काफी मतलब अच्छे अंदाज में एक अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा बना के मैं आपको समझाऊंगा और हमेशा के लिए आपके माइंड में बिल्कुल लॉक हो जाएगा। कभी भी इस क्वेश्चन को आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, आइए मेरे साथ बने रहे। भाई मेरे बात यहां पर कह रहा है त्रिभुज ABC कह रहा है, तो त्रिभुज DEF कह रहा है। तो हम एक क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर एक आकृति बना लेंगे। पहला ये करते त्रिभुज ABC का बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज ABC का। दूसरा जो आकृति बनाएंगे भाई मेरे DEF जो त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कहने का मतलब दोनों का रूप एक ही दिख रहा है। इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है, इसके बीच का भी पार्ट ये है, बीच का पार्ट ये है। पता ही चलेगा इसका भी 3 कोण है, इसका भी 3 कोण है, इसका भी 3 साइड है, इसका भी 3 साइड है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं क्या समझने को देखने को मिलेगा कि इसका जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज जो है क्या DEF है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है। ये दोनों का जो क्षेत्रफल दे रखा है भाई मेरे, एक का क्षेत्रफल 36 है और एक का क्षेत्रफल क्या 49 है। इसके अनुपात में, इसके रेशियो में। ठीक है, इस तरह से इसका कहने का मतलब यही था। ठीक है, अब आपको मैंने फिगर इसलिए ड्रा किया कि आपके मन में अगर किसी तरह का कोई डाउट है या किसी तरह का कंसेप्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो ताकि वहां पर इस फिगर से आपको दूर हो जाए, आप टेंशन ना समझें, आप बोझ ना समझें, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ कुछ टाइम दे, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कि त्रिभुज ABC मैंने ड्रा किया भाई मेरे, त्रिभुज ABC ड्रा कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया। हमने त्रिभुज DEF, तो हमने DEF ड्रा किया। अब ये कह रहा है कि समरूप कह रहा है। सम का मतलब बराबर, रूप का मतलब आकार, रूप का मतलब चेहरा। तो वैसा मतलब त्रिभुज जिसका चेहरा, जिसका आकार बराबर हो दो त्रिभुज का, तो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया शब्द वाली बात, शब्द में समझने वाली बात। लेकिन रूल के हिसाब से ज्योमेट्री फंक्शन में अगर जाएंगे हम लोग, तो वहां पर इसको समझने का अंदाज ये होगा कि समरूप का क्या मतलब होता है। समरूप कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज तब होता है, ज्योमेट्री कहता है कि जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होगा, तीनों साइड है, तो हम समझेंगे कि वह त्रिभुज बिल्कुल जो है, कोई भी त्रिभुज जब समरूप हो जाए, कोई भी त्रिभुज जब समरूप हो जाए, तो उसके कंडीशन में दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होगा और तीनों साइड बराबर होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपके सामने जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जब आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे तो मतलब यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा कि कोई भी त्रिभुज जो होता है, जब ज्योमेट्री वाले पार्ट को हम लोग सिद्ध करेंगे तो वहां पर ये पार्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि ये पार्ट कहा यह जाता है कि किसी भी त्रिभुज जो होता है, किसी भी त्रिभुज जब दो त्रिभुज समरूप हो, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ? संगत भुजा का मतलब हुआ भाई मेरे, ये भुजा AB तो इसके सामने भी ये भुजा, यानी इस त्रिभुज का भुजा DI, इस त्रिभुज का भुजा AB बराबर होगा। संगत भुजा का मतलब अगर ये साइड से चलते हैं BC, तो ये साइड से चलेंगे EF। संगत भुजा का मतलब अगर इस त्रिभुज में बात करते हैं AC की, तो इस त्रिभुज में बात करेंगे DF की। यही एक कह रहा था और यही इसका रूल होता है कि जब कोई भी त्रिभुज समरूप हो जाए, दो त्रिभुज समरूप हो जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब संगत भुजा जब निकालने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी एक संगत भुजा ले लेंगे। अब यहां पर ले लिया मैंने AB और यहां पर ले लिया मैंने D, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ऑलरेडी आपका वर्ग दे दिया था, मतलब इसका जो क्षेत्रफल था दे रखा था, इसका अनुपात भी दे रखा था। यानी हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 36/49। 36 बटा क्या होगा भाई मेरे? 49 होगा। अब यहां पर जो
है ए बी हो गया बटा डी हो गया, जब ये स्क्वायर उस पट्टी में जाएगा, जब स्क्वायर रूट के उस साइड में जाएगा इक्वल पार करके, तो वहां पर जितना भी संख्या इस साइड में है वो पूरे संख्या को क्या करेगा भाई मेरे, टोपी चढ़ा देगा, यानी रूट चढ़ा देगा। यानी क्या करेगा, रूट चढ़ा देगा। जब रूट चढ़ा ही दिया तो हम लोग बचपन वाला क्लास याद करेंगे। हम 9th क्लास में ये सारे बेसिक का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, या हम 10th क्लास में है तो हम लोगों ने ये सब बेसिक लिया था कि रूट के अंदर ऐसा अगर संख्या कुछ मिले तो ऐसा संख्या जो आप जिसका वर्ग पूरा पूरा होता है तो आपको कुछ ऐसा संख्या तक याद भी कराया जाता होगा। हम लोग जिस टाइम 10th क्लास में पढ़ते थे तो 30 तक 35 तक पूरी तरह से वर्ग याद था, तो आपको ये 36 और 49 जो है आप देखोगे आगे चल के, ये 36 जो है पूरी तरह से 6 का वर्ग है और 49 जो है 7 का, यानी हमने पाया 6:7, यानी हमने क्या पाया 6:7। तो इस तरह से इस जो ज्योमेट्री वाले फंक्शन था, जो ज्योमेट्री का मैथ आपके क्वेश्चन में था ऑब्जेक्टिव में, मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके इसका पूरा व्याख्या करके आंसर तक पहुंच गए। यानी इसका क्वेश्चन दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का जो अनुपात होगा भाई मेरे 6:7 होगा, और यही ये कहना चाहता था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। समरूप भी आप समझ गए होंगे कैसे एक इसका जो होता है समरूप, कोई जो दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाए तो उसके शर्त को भी आपने जान लिया होगा कि इस पोजीशन में क्या रूल होता है कि दोनों त्रिभुज का जो एरिया होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उसके कंसेप्ट को लाके, उसके रूल को, उसके सिद्धांत को लाके हम लोगों ने यह पूरी तरह से बता दिया कि ए बी बटा डी का जो अनुपात होगा 6:7 होगा, यानी इसका संगत भुजा का अनुपात 6:7 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ आप बने रहें। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा हम लोग को देखने में, वो चीज को जानेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पास चलते हैं, आप मेरे साथ बने रहे। मैं काफ़ी अच्छे ढंग से कोशिश करूंगा कि आपको बेस देने में, कंटेंट देने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना दूं, आप आसानी वे में समझ जाओ। भाई मेरे ये क्वेश्चन अगला ये है, ट्रिगो का क्वेश्चन है। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस जो है भाई मेरे 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इतना बराबर वाट है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ऐसे सवाल बराबर हर बोर्ड में पूछे जाते हैं और आता भी है, इसलिए मैंने समझा ये सवाल में दम है, या सवाल जो है कुछ बेस को बताता है, कुछ अच्छा नॉलेज को, कंसेप्ट को ट्रिगो से देता है, तो इसलिए इसको जानना, इसको बनाना एक जरूरी समझा, तब मैंने आपके सामने लाया है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है भाई मेरे, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अभी तक ये क्वेश्चन को देख के आपका माइंड कुछ पल के लिए साइलेंट होता होगा, कुछ माइंड आपके लिए कुछ पल के लिए जो है मतलब सोचने के लिए थोड़ा मजबूर होता होगा। तो आइए मेरे साथ ध्यान दें, अगर यहाँ पर साइन 30 डिग्री रहता भाई मेरे, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री रहता, तो काफी आसानी वे में हम बना देते, उसका वैल्यू पुट करके बीच में माइनस था घटा देते तो आसानी वे में उसका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपके सामने ऐसा थीटा के जगह पर ऐसा वैल्यू आ रहा है जो अभी तक इसका मान हम लोग नहीं जानते, नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब हम क्या करें, अब कैसा कंसेप्ट लगाएं, अब कैसा रूल, कैसा बेस लगाएं जो आसानी वे से इस क्वेश्चन को डील कर दें। तो आइए आप घबराइए नहीं, हम लोग वही बेसिक क्लास को याद करेंगे, फिर से हम वहां दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगाने के साथ हम लोग रूल को एक बार ध्यान देंगे। क्या जानेंगे कि भाई मेरे कि साइन 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट था कि कॉस थीटा होता है, क्या होता भाई मेरे, साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, इतनी बात तो समझ में आता है कि साइन में 90 माइनस थीटा के रूप में फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होता है और साइन चेंज हो जाता है, कॉस में होता है। तो 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो गया। आपको यहां तक क्या है कि किसी तरह से अगर साइन यहां पर भी आ जाता, साइन 45 माइनस थीटा यहां पर आ जाता, तो हम पूरे अच्छे ढंग से इसको बना लेते हैं। यानी इसके कंसेप्ट को बनाने में किसी तरह का जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखो भाई मेरे, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो आप कि हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 45 माइनस थीटा। यहां पर कॉस 90 कितना दिया 45 माइनस थीटा है, तो यहां पर देखो 45 माइनस थीटा है,
यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा हुआ, जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा हुआ, मैंने कहा बोले यहाँ माइनस रख दो, ठीक है। जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा हो गया तो कॉस थीटा हो सकता है। उसी तरह की से साइन 90 ये थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू रहे तो उस कंडीशन में जो रूल कहता है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाके क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 45 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो पता ही चला कि अभी कुछ देर पहले ऐसा चेहरा देखने को मिला, जब कंसेप्ट के पास गए, जब बेस के पास गए तो वहां पर तोड़ते हुए गए, तो जब बेस को जाना कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और यहां पर उसके कंसेप्ट को हम इस पहलू में लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या चेंज हो जाता है, साइन थीटा में। तो हम यहां पर इसको जस का तस लिख दें, किसी एक फंक्शन को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई मेरे, ये cos 45 माइनस थीटा का वैल्यू कितना निकाला, cos 45 माइनस थीटा का वैल्यू निकाला, ये निकाला साइन 45 माइनस थीटा, साइन 45 माइनस थीटा। अब ये देखो साइन 45 माइनस थीटा यहां भी, साइन 45 माइनस थीटा यहां भी, इसके रिस्पेक्ट में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यानी दोनों कट गया, वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यही इसका कंसेप्ट था जो आसानी वे में मैंने आपको बना दिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे कंसेप्ट होता, आप हड़बड़ाएं नहीं। जब आपको थीटा का वैल्यू मालूम ना हो तो ऐसा कंसेप्ट लगाएं, आप क्वाड्रेंट वाला को रूल को फॉलो करें। वहां पर प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद में जो रूल होता है, वहां पर साइन का जो रूल होता है, थीटा का रूल होता है, तो उस रूल से फॉलो करके आप अगर बनाओगे तो काफी आसानी वे में आप क्वेश्चन को बना दोगे। जैसा मैंने आपके सामने बनाया, कंसेप्ट मालूम था तो आसानी वे में ऐसा क्वेश्चन भी डील हो गया। लेकिन जो है आपको अधिकतर बच्चे से अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में आप पूछ लोगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट में टेंशन होगा, उनको बनाने में थोड़ा टेंशन होगा। लेकिन जो अगर बेसिक नॉलेज पर अच्छा पकड़ होगा, जो बच्चे ने शुरुआती क्लास अच्छे से ट्रिगो का किया होगा, तो वैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना उनके लिए आसान होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पास आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, उसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। मैंने बार बार कहा था कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसा रखूंगा जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो। चलिए यहां पर क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। क्या बनाती है भाई मेरे, समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री वहां पर बनाती है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी जीवा की लंबाई क्या होगी, तो उसकी जीवा की लंबाई क्या होगी, जीवा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। जीवा की लंबाई ज्ञात करें। आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए हम लोग पहले इसके लैंग्वेज को समझते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, और उसके बाद हम लोग जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो लगाएंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर रहा भाई मेरे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का चर्चा का मतलब हुआ कि यह पार्ट वृत्त का है। त्रिज्या जैसी आ जाए, रेडियस जैसी आ जाए, उसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि हम सर्किल हैं, हम क्या है, सर्किल है, यानी वृत्त है। तो वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। अब इसके फिगर को जब तक ड्रा नहीं करोगे, जब तक इसके फिगर को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक इसके क्वेश्चन के आंसर को भी नहीं समझोगे, तब तक इसके क्वेश्चन के आंसर तक भी नहीं पहुंच सकते हो। अब हम लोग करें का कैसे, इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन को हम पेन से उठाकर अपने माइंड को दौड़ाएं, वहां पर कैसे कैसे कंसेप्ट लगाएं। आइए समझते हैं। सबसे पहले वृत्त बोल रहा है तो हमने एक क्या दिया, सर्किल दिया, वृत्त दे दिया, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया। यहां ध्यान दें आप, यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हुआ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कोई भी सेंटर से मतलब परिधि की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। वृत्त की जीवा, अब यहां पर एक बात कह रहा है कि वृत्त की जीवा, जीवा उसे कहा जाता है कि वैसा मतलब कोई भी रेखा होती है जिसका दोनों छोर जो होता है वृत्त की परिधि पर होता है, तो
वैसे रेखा को, वैसे लाइन को हम लोग जीवा के नाम से जानते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है भाई मेरे, वो व्यास होती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बात बोला कि जीवा अगर आपके सामने आ जाए तो आप उससे डरो मत, आप उससे ऐसा नहीं समझो कि हम नहीं समझ पाएंगे जीवा क्या है। तो जीवा का मतलब ये हुआ, जीवा का मतलब ये हुआ कि दोनों जो इसका जो रहेगा, इसका दोनों बिंदु रहेगा किसी लाइन का, किसी रेखा का, वो वृत्त के परिधि पर रहेगा। परिधि का मतलब इस तरह से जो गोलाकार होता है उसका दोनों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि करते हैं, जो एक चक्कर मारता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। और जीवा का मतलब जिसका वैसा रेखा जिसका दोनों छोर वृत्त की परिधि पर हो, लेकिन वृत्त की परिधि पर हो। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास के नाम से, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर कह रहा है क्या क्वेश्चन कि आपके जीवा के बारे में चर्चा किया, जो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो भाई मेरे, हम रेडियस का मालूमात ये किया, रेडियस का अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जो होता है, वृत्त के केंद्र से हमने क्या बोला कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। ये जहां भी दूरी लेंगे, यहां से पॉइंट लेंगे, ये रेडियस ही कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? तो यहां पर ये जो है, ये जो रेडियस जो है उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब इस फिगर में बना लेगा। क्या बना लेगा? समकोण इस तरह का बना लेगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ये जो दो लाइन है भाई मेरे, इससे आप डरो मत। ये दो लाइन का मतलब हुआ कि ये दोनों त्रिज्या ही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब समकोण बनाता है तो उसके कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, वहां पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या यहां भी होगा, यहां भी। अब वैल्यू त्रिज्या का दोनों क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब ये बेस हो गया, जब ये क्या हो गया? बेस हो गया, और ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो हम लोग जब कोई भी त्रिभुज समकोण बनाती है तो समकोण के जो सामने का जो साइड होता है, इसके जो समकोण बनाने वाली भुजा के उसके सामने जो होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये बेसिक क्लास आप पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, तो उस पर पूरा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। तो समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है, जो कोण होता है, उसके सामने वाला जो भुजा होता है, साइड होता है, वह जो होता है कर्ण कहलाता है। तो जब ये पता चल गया कि जब ये लंब 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ओ दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, इतना नाम दे देते हैं। तो जब ये पता ये चल गया कि यहाँ पर ओ ए का मान मालूम है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर बराबर ये 10 सेंटीमीटर, यानी ये तो त्रिज्या है, इस तरह का त्रिज्या त्रिभुज एबीसी में अगर बात करते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी समकोण त्रिभुज में इस तरह से बनाएंगे, त्रिभुज ओएबी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? ओए बराबर ओबी बराबर आर बराबर 10 सेंटीमीटर, दोनों ये क्या है? त्रिज्या है, इतना बराबर सब बराबर हो सकता है। अब ये कर्ण जो है, यानी हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर, यानी ए बी बराबर वाट, ए बी मुझे निकालना। और अगर हम ए बी निकाल लेते हैं तो यही ए बी जो होता है इस समकोण त्रिभुज का जीवा कहलाएगा। यही ए बी समकोण त्रिभुज क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। तो भाई मेरे, हम जब समकोण त्रिभुज पढ़ते थे तो एक बार चर्चा में हम जानते थे कि ए है, बी है, सी है। यहां पर मान लिया ये 10 है, ये 10 है, और ये जो है इसका वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, इसका वैल्यू वाट है, इसका वैल्यू नहीं मालूम है। तो जब लंब, इसको हम लोग कहते थे बेस कहते थे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते थे, इसको हाइपोटेनस कहते थे। इतनी बात तो समझ में आ गया। लेकिन आपके सामने जब हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोगों ने पढ़ा होगा पिछले वाले क्लास में। क्या पढ़ा होगा कि पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने एक प्रमेय दिया। वह प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई मेरे, कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण को हम क्या लिख देंगे? यहां पर क्या लिख देंगे? ए बी, यानी ए बी स्क्वायर बराबर मुझे मालूम करना है, और ए बी ही इसकी जीवा है। अगर हमने ए बी को मालूम कर लिया तो पूरी तरह से रिजल्ट मेरा आ गया, आंसर मेरा आ गया। ए बी, अब लंब क्या है? तो लंब क्या है मेरा? जब हम लोगों ने इसको बेस रखेंगे तो इसका लंब हो जाएगा ओए का स्क्वायर, प्लस अगर इसको आधार ओबी को रखेंगे तो ओबी का स्क्वायर। इतनी बात तो समझने में कोई कंसेप्ट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ओए का मतलब हुआ कि ओए का वैल्यू कितना दे रखा भाई मेरे? ओए का वैल्यू 10 दे रखा। हमने क्या किया? 10 को पुट कर दिया। ओबी का वैल्यू भी कितना है भाई मेरे? 10 है, तो 10 को पुट कर दिया। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। पूरी तरह से ये कितना आ गया? 200 आ गया। यानी ए बी का स्क्वायर बराबर
कितना हो गया, 200 हो गया। इसलिए ए बी बराबर, बार बार ये क्वेश्चन पर मैंने चर्चा किया था, ऐसे कैलकुलेशन पर बार बार बताया था कि जब स्क्वायर रहेगा बराबर के ऊपर टी जाएगा, जब स्क्वायर रहेगा बराबर के ऊपर टी जाएगा तो बराबर के ऊपर टी वाले उपस्थित संख्या पर टोपी चढ़ जाएगा, यानी उसके ऊपर रूट हो जाएगा। तो यानी ये हो गया 200, ये हो गया रूट 200। अब रूट 200 को हम लिख सकते हैं भाई मेरे 100 गुने 2 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 100 जो होता है वो मतलब 10 का वर्ग होता है, इस तरह से इसका हम लोग बाहर निकालेंगे। ये 10 रूट कितना हो गया, 2 हो गया। बात अगर लंबाई पूछे, अगर सेंटीमीटर में चर्चा है तो इसका लंबाई भी कितना में होगा, सेंटीमीटर में होगा। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को भी बना डाला काफी आसानी वे में। जो कंसेप्ट कहा वही कंसेप्ट के जरिए अभी हम आपके सामने 10√2 जो सेंटीमीटर आया, ये हमारा जीवा आया। ये क्या आया, जीवा। ये क्या आया भाई मेरे, जीवा, जो ए बी के नाम से जानते हैं, यानी जीवा का वैल्यू 10√2। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, या कंसेप्ट भी भली भांति आपने जाना होगा। अगर इस तरह का कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है या आपके बुक में आता है, आपके एग्जाम बोर्ड में आता है, तो आप आसानी वे में जो ऐसा प्लान मैंने बनाया उस प्लान से आप बना दोगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के रफ्तार को फिर आगे की ओर बढ़ाया जाए और इसे मिटाया जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, आप साथ दें, थोड़ा मेरे साथ बने रहें। आपका एनर्जी ही मेरा एनर्जी है। आप अगर लो हो जाएंगे तो हम भी लो हो जाएंगे, लेकिन आप अगर साथ देंगे तो हम लो होके भी हाई हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित रहेंगे। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन ये भी है कि cos 60 डिग्री मल्टीपल cos 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री मल्टीपल साइन 30 डिग्री। क्या है, साइन 30 डिग्री, इतना बराबर वाट है। ठीक है, आपके सामने ट्रिगो पर क्वेश्चन फिर से एक बार आया, क्योंकि मैथ में जो है आपके बोर्ड में ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होता है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग ट्रिगो को थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे कि ताकि अगर वैसा ट्रिगो भी मेरा पकड़ा जाए तो एक अच्छा नंबर हमें जुड़ जाए, मैथ में मार्क्स में अच्छा नंबर आ जाए। तो आपके सामने cos 60 cos 30 sin 60 माइनस साइन 60 मल्टीपल साइन 30। तो ऐसा अगर बात आ जाए तो इससे पहले ये बात ये कहता है कि अगर ठिट्ठा का वैल्यू 60 हो, 30 हो, 90 हो कि या कुछ भी अदरवाइज, तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का बात आ जाए तो हम लोग क्या जाना था कि त्रिकोणमितीय जितना ठिट्ठा का आंकड़ा होता है, जितना ठिट्ठा का मान होता है, सारे मान को हमें याद करना बहुत जरूरी है। अगर हम मान का याद नहीं होगा, हमें मान पर अच्छे तरह से पकड़ नहीं होगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सकते, ऐसे क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। आइए मेरे साथ बने रहें, आप भी बोले मैं भी बोलता हूं कि आप जैसे जैसे बना रहा हूं वैसे वैसे आप भी बोले। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा कि 1/2 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप देख लेंगे या आप याद कर लें कि √3/2 होता है। sin 60 का वैल्यू भाई मेरे √3/2 होता है। sin 30 का वैल्यू भाई मेरे 1/2 होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि इतना तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीपल ऊपर वाला से नीचे वाला से, ठीक है, अब मल्टीपल करते हैं तो √3/4 और यहाँ पर भी क्या हो गया भाई मेरे √3/4 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन था, तो आपका क्वेश्चन इस तरह के सामने आया, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं √3/4, यहाँ पर भी देख रहे हैं -√3/4, दोनों संख्या का बिल्कुल इक्वल है। ये भी √3/4 है, ये भी √3/4 है, बीच में साइन पॉजिटिव है, एक साइन निगेटिव है, तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कट जाएगा और उतना बराबर हो जाएगा 0। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का फिर ट्रिगो का मैंने आंसर बना दिया जो आपके सामने 0 आया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को, ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, उसे देख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन को जानते हैं हम लोग, थोड़ा उसके एक्सप्लेन पर चर्चा करते हैं। देखो भाई मेरे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप समझे मेरे साथ कि सेक 11 डिग्री और कॉसेक जो है यहां पर 79 डिग्री, कॉसेक 79 डिग्री,
इतना बराबर वाट है। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पर अगर आप एक क्वेश्चन का कंसेप्ट रख लेते हो तो ना जाने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन का कंसेप्ट है आप आसानी वे में बना दोगे। अब देखो कि सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री, तो ऐसे कंसेप्ट में हमें करना क्या है, हमें कैसे सोचना है, कैसे पॉइंट को स्टार्टिंग करना है और कैसे उसका अंत करना है, ये आइए मैं बताता हूं आपको। तो इसका सबसे पहले अगर नॉर्मल सोचते हैं तो 11 डिग्री का मान अभी तक नहीं मालूम है। नॉर्मल सोचते हैं तो कोई भी साइन का, कोई भी ट्रिगो फंक्शन का 79 डिग्री का मान जो है मालूम नहीं है। तो आप करते क्या है, अगर मालूम मेरे को मालूम मान नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो भाई मेरे ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो वहां पर क्या करो, या तो सिर्फ ऊपर वाला को चेंज कर दो, नीचे वाले को रह दो, या नीचे वाले को चेंज कर दो, ऊपर वाले को रह दो। यानी किसी एक क्वेश्चन को वहां पर बचाना है और एक क्वेश्चन को हटाना है, तभी ये क्वेश्चन का आंसर लाना है। समझ में बात आया। अब यहाँ पर सेक 11 सेक 79 हमने बात बताया था भाई मेरे, कोई भी साइन जो होता है, ट्रिगो फंक्शन जो होता है 90 में जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आया कि साइन अगर 90 माइनस थीटा बोल देंगे तो हम लोग लिख देंगे कि कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, ट्रिगो का रूल है। अब मान लिया जाए कि हमने क्या बताया, और दूसरी बात जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दो चीज पर ध्यान दो। क्या ध्यान दो कि चेंज वाले रूल को फॉलो करो, और चेंज वाले रूल का कंसेप्ट क्या होता है वो आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, टेन चेंज होता है कॉट में। अगर ऐसा पकड़ आपके पास है, चेंज का रूल मालूम है, तो यकीनन इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप मालूम कर लोगे। अगर चेंज के रूल में आपको नियम में पता कमी है तो आप जो है आंसर में भी आपके पास कमी होगा, यानी आंसर को आप अच्छे ढंग से नहीं डील कर पाओगे। हमने क्या किया भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन को मेरा दिल कर रहा है कि रहने दो, नीचे वाले क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। हमने लिख दिया कि कॉसेक, क्या लिख दिया यहां पर, लिख दिया भाई मेरे कि कितना ऐसा 90 डिग्री तो हर हाल में इसको मान के चलना है, 90 डिग्री ही फंक्शन को लेके चलना है, और नीचे वाला में जितना डिग्री रहेगा, नीचे वाला में जितना डिग्री रहेगा 90 में से उतना डिग्री को उसमें क्या करेंगे, नीचे वाला में जितना डिग्री कह रहेगा तो उसमें क्या कंसेप्ट कहता है कि 90 में से उतना डिग्री को आप घटा दो, तो पता ही चलेगा कि 90 में से जब 79 को घटाएंगे तो मेरे पास 11 आएगा। मेरे पास क्या आएगा, 11 आएगा। एक नॉर्मल वे समझाने का वो मैं समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपको घटाने में कोई प्रॉब्लम है, घटाना नहीं आता तो सिर्फ ऊपर वाला ठिट्ठा का वैल्यू को यहां माइनस कर दो। ठीक है, ऊपर वाला ठिट्ठा का वैल्यू को क्या करो, माइनस कर दो। अगर घटाते हैं तो ठीक है, रूल समझने के लिए, यानी कैसे आप 11 लिख दिया तो यहां पर रूल ये कहता है कि 90 में से 11 घटाओगे ना मेरे भाई तो ये 79 पर ही लास्ट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि जल्दीबाजी मेरे करना है, मेरे कैलकुलेशन का उतना टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ ऊपर वाले ठिट्ठा को यहां पर घटा देते हैं। अब ये सेक क्या हो गया, 11 डिग्री हो गया। अब कॉसेक 90 माइनस ठिट्ठा, कॉसेक 90 माइनस ठिट्ठा, ठिट्ठा यहां पर 11 डिग्री आ गया, कॉसेक 90 माइनस ठिट्ठा। तो याद रहे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉसेक 90 माइनस ठिट्ठा होता है सेक ठिट्ठा। कॉसेक 90 माइनस ठिट्ठा क्या होता है, सेक ठिट्ठा। कॉसेक बदल जाता है, क्या होता है, सेक में चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से यहां पर सेक हो जाएगा 11 डिग्री हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, 11 डिग्री। जब ऊपर में भी सेक 11, नीचे में भी सेक 11, ऊपर में भी सेक 11, नीचे में भी सेक 11, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। और जब कट जाएगा तो उसका वैल्यू 1 बचेगा। उसका वैल्यू कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी इससे पता ही चला कि अगर आपके बोर्ड में, आपके बुक में, आपके प्रैक्टिस के दौरान अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ऊपर में कोई ट्रिगो हो, नीचे में फंक्शन कुछ और हो, और यहाँ पर ठिट्ठा से इस तरह का इंडिकेट हो, तो हम 90 जोड़कर वह 90 घटाकर हम उसे आसानी वे में बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट भी आपको भली भांति समझ में आया होगा, यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वक्त भी थोड़ा जल्दी जल्दी पार कर रहा है, टाइम भी कम है, आपको क्वेश्चन भी बताना है, तो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि बार बार मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टाइम भी लगभग जो है 30 मिनट हो ही गया होगा मेरे उम्मीद से। उसमें अब हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही रहेगा। आपके सामने ये रहा,
देखिए एक शंकु है, एक क्या भाई मेरे, एक शंकु है। अब हम लोग मेंसुरेशन में आ गए। एक शंकु के ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई क्या है, एक शंकु की ऊंचाई h है, h है, ठीक है। और त्रिज्या जो है r है। त्रिज्या कितना मेरे भाई, r है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करें, आयतन। इसका क्या ज्ञात करें मेरे भाई, आयतन ज्ञात करें। इसका जो है आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ये आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हमसे चाहता है वो हम लोग भली भांति जानते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक शंकु जिसको हम लोग CONE कोण के नाम से जानते हैं, एक शंकु की ऊंचाई जिसका हाइट के नाम से जानते हैं h है, और इसका जो त्रिज्या है वो r है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। भाई मेरे इस क्वेश्चन में, इस जो मेंसुरेशन का शंकु पार्ट का जो क्वेश्चन है, इसमें ना तो h में किसी तरह का कोई डिजिट दिख रहा, ना कोई जो है नंबर दिख रहा, ना ही r में कोई डिजिट है, ना ही कोई r में कोई नंबर है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या है कि यह अपना सूत्र मांग रहा है आयतन के लिए, वॉल्यूम के लिए जो है यह अपना सूत्र मांग रहा है। सूत्र क्या मांग रहा है तो हम लोग याद करें, आप लिख लें, आप समझ लें और आप याद भी कर लें कि शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन जो होता है भाई मेरे, वो होता 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये आप किसी कॉपी में आप नोट कर लें और इसे अच्छे ढंग से आप जो है फॉर्मूला को याद कर ले। भाई मेरे मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में फॉर्मूला हर हाल में आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पर आपका अच्छा पकड़ है तो समझिए कि 4-5 मार्क्स आपके फॉर्मूला से, सूत्र से आता है, ठीक है। तो इसलिए मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना भी फॉर्मूला है सब आप याद कर लो हर हाल में, एकदम बिल्कुल तोता के तरह फॉर्मूला को रट लो। जिस तरह से तोता को मालूमात होता है जब घर पर रहता है तो सारा मालिक का जितना भी बात होता है समझता है, उसके बाद जो होता है वो करते रहता, अपनी आवाज लगाते रहता। उसी तरह से आप आवाज लगाते रहो कि शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब अगर कुछ आगे बता देता हूं मैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है भाई मेरे, उसके लिए क्षेत्रफल जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई r l होता है। क्या होता है, पाई r l होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें शंकु का, तो उसमें भी आप घबराओ नहीं, पाई r होता है, पाई r होता है इंटू पाई r l होता है। शंकु का अगर मैंने क्या बोला कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, 1 मिनट, शंकु का क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम जो होता है भाई मेरे 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई r l होता है, पाई r l होता है। फिर शंकु का आगे चलेंगे हम लोग तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जानेंगे, यानी शंकु से रिलेटेड। और l जो है यहाँ पर आप लिख लें कि l जो होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानती है। क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। l जो होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ दे आपसे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो उसमें क्वेश्चन होता पाई r इंटू एल प्लस आर होता, पाई r इंटू एल प्लस आर होता। तो इतनी बात, यानी शंकु से रिलेटेड जितना भी बेस था, जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी सूत्र था, मैंने सारे सूत्र को लिखा दिया जो आपको मैथ बनाने के दौरान ऐसे ऐसे सूत्र को काफी उपयोग है, काफी यूज है, इसलिए आपको इसके सूत्र को, फॉर्मूला को अच्छे ढंग से याद करना है। तो आइए मेरे साथ बने रहें कि शंकु का आयतन अगर पूछ दे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l, जहां l जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है शंकु का, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे भाई मेरे, पाई r इंटू एल प्लस आर होता है, पाई r इंटू एल प्लस आर होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे ढंग से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजिंग आपके माइंड में नहीं हुआ होगा। तो भाई मेरे अब हम क्वेश्चन को विराम करते हैं, यानी क्वेश्चन को अब एंड पॉइंट करते हैं। आज का क्लास जो है अब बिल्कुल मैं यहां से स्टॉप करता हूं, फिर हम लोग जो है कल मिलेंगे। जितना क्वेश्चन और भी बचा है मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपके सामने कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिस तरह से आज किया। जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जितनी भी बात बताई, आपसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस सारी बातों को आप अच्छे से समझ लें, सारी बातों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये आपके लिए काफी उपयोगी है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए भी काफी उपयोगी है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मैथ प्लान के लिए भी काफी उपयोगी है।
इसलिए आप ये सब क्वेश्चन को याद कर लें। जितना भी सूत्र है थोड़ा आप अपना माइंड दौड़ाएं, पेन दौड़ाएं, हाथ दौड़ाएं, और दौड़ाते के साथ जो जितना भी ऐसी ऐसी बात है सारी बात को एक अच्छा नोट बना लें, उसमें जितना फॉर्मूला है सब फॉर्मूला को लिख लें। ठीक है, आप ऐसा जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे, लेकिन आप याद रखें कि कुछ देर के बाद आपका जो ट्रिगो का बैच जो चल रहा है वह ट्रिगो का बैच चलता ही रहेगा। जिस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 1 प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे, और वह करेंगे क्या, जितना भी एक्सरसाइज में जितना भी बेस बताए हैं ट्रिगो का, सारा बेस पर जितना भी कोई भी एक चैप्टर पर बेस पर लेंगे और उस चैप्टर को खत्म करेंगे, चाहे वो चैप्टर कोई भी बेस पर आ जाए। ठीक है, तो आप फिर से तैयार रहिएगा, क्योंकि कुछ घंटे और कुछ मिनट के बाद मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूंगा। जब तक के लिए आप जो है अपने आप को जो है थोड़ा फ्रेश कर ले, अपने आप को अगर खाना पीना खाना है तो खा ले, पानी भी पी ले, जिस तरह से मैं भी अभी कुछ फ्रेश होने जा रहा हूं। फिर उसके बाद आऊंगा, फिर अपना एक नए पैटर्न नए चैप्टर लेके आऊंगा। और अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो भाई मेरे, तो मेरे क्लास पर कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर आप नए भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को दबा दे। फिर मुझे आपके जो है लाइक से, आपके सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होता हूं, थोड़ा चीजों को समझाने में और भी ज्यादा मदद होता, माइंड और भी काम करता है। ठीक है, आप जरूर ऐसा करेंगे। आज के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।